हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियडिक टेबल, मतलब कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी पीरियडिक टेबल में कैसे वेरी करते हैं। पिछले क्लास में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताया था, एक ही कैरेक्टर बताया था कि वो चेंज कैसे होता है। क्या बताया था? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में हम बताया था कि अगर किसी पीरियडिक टेबल में अगर आप बाएं से दाएं जाएं, अगर अच्छा रहेगा कि आप लोग बुक को सामने खोल के रखें तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो अगर किसी पीरियडिक टेबल में अगर आप बाएं से दाएं जाएं, किसी खास पीरियड में बाएं से, किसी एक खास पीरियड में अगर आप बाएं से दाएं जाएं, अगर बाएं से आप दाएं जाएंगे तो आपको समझ में आएगा टेबल देख करके, तो क्या होगा, उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। कैसे पहचाने कौन मेटेलिक प्रॉपर्टी के ज्यादा होता है? तो बताया था जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है वो ज्यादा अच्छा मेटल होता, उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। और ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर हम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जा रहे थे, किसी खास पीरियड बाएं से दाएं जा रहे थे, अप टू ग्रुप 7, ग्रुप 8 के बारे में नहीं, अप टू ग्रुप 7 क्या देखा हम लोग कि मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता घट रहा था। क्या बढ़ रहा था? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जो चीज किसी पीरियड में घटेगा वो ग्रुप में, अगर किसी ग्रुप में अगर हम वर्टिकल जाए, ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से ग्रुप 1 या किसी ग्रुप 2 में, किसी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर घट रहा था तो वहां पर जो यहाँ पर जो पीरियड में घटेगा वो ग्रुप में बढ़ेगा, या जो पीरियड में बढ़ेगा वो ग्रुप में घटेगा। तो इसी बार बोल लेते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी बाएं से दाएं जाने में एलिमेंट्स का मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाएं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये था इसका। और क्या बताया था कि बाएं से जो एलिमेंट बाएं तरफ है टेबल के, वो सारा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी जो ग्रुप 1 में है, जो ग्रुप 2 में है, जो ग्रुप 3 में है। जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे करके केटायन बनाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेके आता है अपने ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का एलिमेंट का काम ही यही है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना। और ग्रुप 7 में जो 6 में या जो 5 में उन लोग का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। तो इसे हासिल करने में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? ग्रुप 7 का एलिमेंट है। ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में। और हम बताया था कि कोई एलिमेंट अगर ग्रुप 8 में, जिसका मतलब क्या है? उसका आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है। या कोई ग्रुप 7 में तो उसका आखिरी ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना वैलेंसी उतना ग्रुप में। तो पूछता है कभी कभी किसी एलिमेंट के आखिरी मदार पर अगर आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो आखिरी मदार का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या जाहिर करता है? तो आप बोल दीजिएगा उसका क्या जाहिर करता है? वो पीरियडिक टेबल में उसका पोजीशन को, सब ग्रुप को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया। अब एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज का क्या होता है? एटॉमिक साइज, एक पीरियडिक टेबल में एटॉमिक साइज में तब्दीली क्या आती है? अगर किसी में पीरियड में, अगर हम बाएं से दाएं जाएं, हमेशा शुरुआत में क्या बोलेंगे? हम पीरियड के बारे में बोलेंगे। साइज कहाँ पढ़ा रहे हो? एटॉमिक साइज हो गया है। ये साइज जो है बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, नहीं हुआ है? हो गया है ना वाला? ठीक है, एटॉमिक साइज हो गया। थैंक यू वेरी मच बाजी। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये मतलब ये क्या चीज है? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर से हम बताया था कि किसी इलेक्ट्रॉन के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे
तो उसे बहुत ताकत खर्च होगा, बहुत ताकत सर्फ होगा, है ना। तो लेकिन अगर किसी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ताकत क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी को लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा नहीं। तो क्या होता है कि अगर जो एक इलेक्ट्रॉन जो दे, अगर किसी से ले रहे हैं तो देगा वो, लेकिन बहुत मुश्किल से देगा। सेकंड, अगर किसी से अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से देगा, लेना बहुत मुश्किल है। और थर्ड वाला तो और मुश्किल है लेना। लेकिन 4-5 के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उतना ताकत हम लगा ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का तवानाई है जो किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगता है। इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी मदार पे जो होगा, आखिरी मदार पे जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप सोच के बताइए ये एनर्जी ज्यादा कहाँ पर लगेगा और कम कहाँ लगेगा। अगर आपको मिसाल देके बताएं, मान लीजिए एक एलिमेंट ग्रुप 1 में उस आखिरी मदार पर 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एलिमेंट ग्रुप 3 में उस आखिरी मदार पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब किसके अंतर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल है? जो ग्रुप 3 में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रुप 1 के मुकाबले ग्रुप 3 के लिए ज्यादा एनर्जी रहेगा। अगर हम बोले ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं आ रहे हैं किसी पीरियड में तो एनर्जी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा अप टू ग्रुप 7। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और अगर यही काम अगर हम किसी खास ग्रुप में करें तो क्या होगा, घटेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या आप कहे, समझिए किसी के पॉकेट से पैसा निकालना है तो वो निकालना मुश्किल है। आप दिखाइए, बाहर काम नहीं आ रहा है, पॉकेट में हाथ देके पैसे निकाल के दिखाइए, निकालना मुश्किल है कि नहीं? अरे बोलना भाई, 4-5 रुपया का तो बोलेगा ठीक है ले जा, है ना। 400-500 रुपया का तो दौड़ा देगा तुमको, और अगर 1.5 लाख रुपया का तो तब पकड़ा घर में मोड़ देगा तुमको, है ना। तो मुश्किल बहुत चले जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, इसी के बाद एक नया टर्म तो समझ में क्या आया कि किसी एक पीरियडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है एक तरह का एनर्जी है जो बाएं से दाएं जाना में किसी खास पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। वैसे एक टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है। नहीं बात समझ में आ रही है? मतलब कि आप पहले समझ लीजिए कि ये भी क्या है, एक तरह का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इट कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यू नेगेटिव आयन। मतलब क्या होता है, जब कोई एटम, जब आप इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। जाहिर सी बात है ग्रुप 1 ग्रुप 2 को सिर्फ देने के लिए बैठा हुआ है, और ग्रुप 7 या ग्रुप 6 ये लोग लेने के लिए बैठा हुआ है। जब ये लोग इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा तो इसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज होगा। सब लोग खाना खाते हैं, डिकार आता है, ऐसे ही क्या होगा, जब कोई भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसका ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए तो क्या करेगा, वो एक लंबा डिकार लेगा। आप डिकार मत लिखिए, समझिए, आप समझिए, हमारे वो एक बहुत एक तरह का एनर्जी रिलीज होगा।
तो वो जो एनर्जी रिलीज होगा कब, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। बात समझ आ रही है? अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ताकत तो बहुत लग रहा है, ताकत बहुत लग रहा है, 2 में और लग रहा है, तीसरा में और लग रहा है, मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगा, मतलब जो एकदम लेना नहीं चाहता है वो सिर्फ लेना चाहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? ठीक इसी की तरह है, क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, amount of energy released when any atom captures, कब्जा करता है, and इलेक्ट्रॉन और भी एनर्जी कब रिलीज होगा? देखिए, एनर्जी लगना एक अलग चीज है, एनर्जी रिलीज होना एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे, बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, क्योंकि जो ग्रुप 7 के एलिमेंट है वो एकदम खोज रहा है कहीं भी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए और बर्ड उसको कैप्चर कर ले। ठीक है, ग्रुप 6 को, जो ग्रुप 6 में जो एलिमेंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीडेट ग्रुप को फुलफिल करने के लिए, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन तलाश कर रहा है, लेकिन उसको ताकत उसके मुकाबले ज्यादा लग जाएगी, ज्यादा लगेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसको लेना है। ज्यादा अच्छे से कौन ले रहा है? ग्रुप 7 के एलिमेंट से। बात समझ में आ रही है? ज्यादा एनर्जी वही रिलीज करेगा। क्लियर है? मतलब कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसका जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि हम ग्रुप 1 में एक एलिमेंट ग्रुप 7 में है, तो किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? 7 का। तो जिसका ज्यादा होगा उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा। अभी आप पूछे ग्रुप 4 और ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? तो 4 का, ग्रुप 4 का, ग्रुप 7 बोला ना, क्या बोला? 3 बोला, सॉरी शक्तिमान, ठीक है, हम पूरा पूरी भूल गए। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का एलिमेंट का अगर उसमें से अगर पूछे किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, तो ग्रुप 4 का होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये भी साइज हो गया, साइज भी हो गया आपका, आयनेशन पोटेंशियल भी हो गया। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और है, किधर चलाइए भाई, ये चलेंगे, हम लिख देते हैं उसको। उसके बाद एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है? ये भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने का एक खूबी है। मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब? किसी एलिमेंट का वो टेंडेंसी, वो खूबी जिसके बिना पर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। पेयर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ ये एक अलग चीज है। जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब टेंडेंसी कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेने का ताकत रखता है, और कैसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जब मिलेगा जोड़े की शक्ल में लेगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किताबें की चीजें बात है यहाँ पर, ठीक है ना सर? सिलिकॉन वैलेंसी क्या खत्म हो गया? 3 पेज में खत्म। नहीं, और ज्यादा है नहीं, अगर मिला तो मिल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, लेकिन लिखा हुआ नहीं। बहरहाल ठीक है, हम सब बता दें, जो क्वेश्चन है पूछेगा आपसे। चलो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयर को अपनी तरफ खींचने का ताकत, इलेक्ट्रॉन का पेयर को अपने खींचने का ताकत क्या चीज है? जब लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आमतौर पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जब केमिकल का बॉन्ड बनता है, कोई तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना पड़ता है।
तो ये आमतौर पर खिंचाव जो होता है पेयर की शक्ल में होता है, ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनने का। कोवैलेंट बॉन्ड क्या चीज, जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ इसलिए समझ के रखिए कि इलेक्ट्रॉन का पेयर को अभी तक टालने का ताकत, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में क्वेश्चन बहुत समझ में नहीं, बहुत जितना बोलेंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन रहने का चांसेस रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहले पूछता है कि किस ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो ग्रुप 7 का एलिमेंट का, ग्रुप 7 में जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और ग्रुप 7 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और इस ग्रुप को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, दिखाया भी आप लोगों ने। हम इसके बारे में फिर से एक बार लिख देता कि सारा क्वेश्चन यही सो जाए। हेलोजन ग्रुप भी उसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, और एक ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और फिर एक एस्टेटाइन है। ठीक है, ये सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है लाइन से। पहली बात समझ में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है। डेफिनेशन देंगे नोट्स पे, यहाँ से याद कर लीजिएगा आराम से, जो क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं वो समझिए। पूछता है एग्जाम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप का होता है, तो किस ग्रुप 7 का। ग्रुप 7 का दूसरा नाम क्या है, हेलोजन। तो फिर पूछता है कि जितना भी टेबल में जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। बात समझ में आ रही है। और तो आपसे पूछता है, आपसे कुछ सवाल और पूछता है कि एलिमेंट्स को, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। कैसे, मतलब कि ग्रुप 7 का एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इसमें सिर्फ इस बात में सिर्फ इसको बात दे देंगे एस्टेटाइन को, क्योंकि एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन किसके बारे में एग्जाम में आपका आएगा, इस 4 के बारे में। पहले तक का ऐसे बोलेगा कि आप अरेंज करो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से या घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। अगर बढ़ते हुए बोलेगा तो पहले आयोडीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, कैमरे में आ रहा है, फिर क्या आएगा, फिर क्लोरीन, और फिर क्लोरीन। ये क्या हुआ, कम से ज्यादा। ये बढ़ता हुआ, ये बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बढ़ने के अंदाज से उसको अरेंज किया। सबसे ज्यादा कहाँ है, बिल्कुल आखिर में। क्या नाम है इसका, एफ का, फ्लोरीन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं। सबसे ज्यादा भूखा इलेक्ट्रॉन का यही है। ठीक है, एक सवाल ये होगा, अगर आपसे बोले घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपसे अरेंज कर दो, पहले कौन आएगा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम में कभी भी ये नहीं है ज्यादातर आपका, अगर उसका मन अच्छा रहा तो चारों एलिमेंट लिख के दे देगा कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों को अरेंज करो बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से या घटते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करने बोल दिया। एलिमेंट का नाम दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर आपको एलिमेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा वहां पर। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब यहाँ से एक बात और पूछता है कि जो ग्रुप 7 में जो हेलोजन एलिमेंट है उसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड है, कौन सा एलिमेंट लिक्विड है। तो लिक्विड में कौन है आपका, ब्रोमीन है, ये आपका लिक्विड है। फिर पूछा सॉलिड कौन है, तो सॉलिड कौन है आपका, आयोडीन सॉलिड है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, मतलब जितना बता रहे हैं यहाँ से तो हम लोग 2 क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में शॉर्ट में। अब कैसे रहेगा वो एग्जाम पर डिपेंड करता है। और पूछता है इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो कौन है वो, एसिडाइन। ये रेडियो नजर आ रहा होगा उनको, रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और बाकी तो फ्लोरीन दोनों गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैस है। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि कौन सा हेलोजन एलिमेंट, कौन सा ग्रुप 7 का जो एलिमेंट है, या एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताओ जो कि सॉलिड है। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से आपसे ज्यादा पूछ सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद
बेटा ऐसा इसका फोटो ले ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका मोबाइल सामने में है तो पॉज कर लो बात अच्छी तरह से, पॉज करना, हिला मत देना। तो आपसे फिर अक्सर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि वो कौन सा पेरियोडिक वाला ग्रुप है जहाँ पर आपको हर तरह के एलिमेंट मौजूद है। सॉलिड लिख दो, ग्रुप 7 है हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि जो इसको मिटा दें वाला, अच्छा जितना बोले बोल पास से बोल लेते हैं। फिर पूछता है कि यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना है, कभी कभी इसका वैल्यू पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लाइन का सभी का लिख देते हैं। किसी का ही पूछ सकता है, ज्यादा चांस है फ्लोरीन का पूछता है, क्लोरीन का पूछता है। मिटा इसको, तो फ्लोरीन का फ्लोरीन का है 4, क्लोरीन का है 3, ब्रोमीन का है 2.8 वैल्यू, आयोडीन का है 2.5 और एशेटाइन का है 2.2। ये लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी है। तो सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसी का पूछता है, इसका और इसका। ये अच्छा, ये सारे एलिमेंट कहाँ का है, ग्रुप 7 का है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ये जो ग्रुप हम किसके बारे में बताया आपको, ग्रुप 1 के बारे में ना, तो कभी कभी पीरियड 2 के बारे में पूछ लेता है। आप पीरियड 2 को ध्यान से देखिए। पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट है देखिए, तो लिथियम है, बेरियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना। और एक बार ऐसे है पीरियड 2 में है ना, तो पीरियड 2 पूछता है कि पीरियड 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके बढ़ने के अंदाज से अरेंज करो, ठीक है। तो क्या होगा, वही जैसे जो तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हुआ था कि बाएं से दाएं गए थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे सब बढ़ रहा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा अप टू 7। बात समझ में आ रही है। तो उस पर कहीं पूछेंगे तो वर्टिकल ग्रुप 7 ने आपसे लिख दिया, पीरियड 2 के हिसाब से भी लिख दे रहे। कई बार एग्जाम में पूछा है। सबसे कम इसमें किसका होगा, लिथियम का होगा, लिथियम। उसके बाद है बेरियम, उसके बाद है आपका बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। अब कभी कभी एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। आज पूछेगा बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट कौन है, जरूरी घटक फ्लोरीन रहा है। अगर सबसे मैक्सिमम, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा किसका था, बोल सकते फ्लोरीन का। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि इन तीनों में ज्यादा किसका है, तब किसका बोलेंगे, ऑक्सीजन का। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं भी याद है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो आप तब भी पता कर सकते हैं। कैसे, हम लोग को पता है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अगर आपको इन लोग का एटॉमिक नंबर याद है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तब भी आप आराम से क्या चीज एटॉमिक नंबर, तो तब भी आप आराम से पता लगा सकते हैं। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, तो कुछ दिन फॉर्मूला बताया था हम ना कि आप उसका पोजीशन मालूम कर सकते हैं, टेबल में मालूम कर सकते हैं। पोजीशन देख के आप देख लीजिएगा कि कौन ग्रुप 1 में, कौन ग्रुप 2 में, या कौन पीरियड 1 में, कौन पीरियड 2 में, उससे मालूम हो जाएगा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक क्वेश्चन एग्जाम में इसी के ऊपर रहता है। 4 एलिमेंट देगा, ABCD नाम दे दिया, बोलेगा इसका जो एटॉमिक नंबर इतना है, 12 है, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 18 है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, कौन सा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऐसे पूछेगा आपसे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पीरियड में तक का पोजीशन कहाँ है। तो उसमें जो फॉर्मूला जो लिखाया था 1:2, 2:2, 2:6, 3:2 का फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला बहुत काम लगेगा। जब पेपर सॉल्व करेगा तो वो फॉर्मूला ज्यादा समझ में आएगा। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चन वाला पेपर नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग सेशन वाला, तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ सर इतना बता रहे, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कैसा आएगा। जब पेपर आपके हाथ पे देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आने वाला है। बाकी आप लोगों का खराब नसीब, ठीक है। अच्छा, ये हो गया।
अच्छा, एक बात और बोलते हुए चले कि एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी को, तो पीरियडिक प्रॉपर्टी जैसे कि तुम्हारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, सब एक सिस्टम के हिसाब से घट रहा है, सिस्टम के हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो पीरियडिक टेबल को फॉलो कभी नहीं करता। वो कौन सा प्रॉपर्टी है? वो है आपका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, या ऐसे इसको बोले, या इसको बोले रेडियो एक्टिविटी। ये एलिमेंट कभी पीरियडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। या ऐसा नहीं कि इसका रेडियो एक्टिविटी ज्यादा, उसका रेडियो एक्टिविटी कम है, इस तक को हमको नाप नहीं सकते। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियडिक टेबल से हमारा नाप नहीं सकते। तो कौन सा प्रॉपर्टी? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। या हम लोग कैसा एलिमेंट होता है? बहुत हेवी भारी एलिमेंट होता है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिससे जो एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। बहुत ही इसका इतना छोटा सा एलिमेंट इस पूरे इलाके को उड़ाने के लिए, मतलब खाक करने के लिए काफी है। बात समझ में आ रही है? और ये एलिमेंट अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो इतना खतरनाक रेडिएशन खारिज करता है कि यहाँ पर सारे लोग अगर उससे जल में अगर आ जाएं तो फिर सबका बॉडी मतलब इंसान निकल जाएगा। तो इस तरह के एलिमेंट को हवा में पूरा छोड़ा नहीं जाता है, बहुत पैकेज में और बहुत सिस्टम में रखा जाता है। क्योंकि चैप्टर हम लोग का सिलेबस में है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था जो कि हटा दिया सिलेबस में हम लोगों का। अच्छा भी है, खराब भी है, जाकर तो पछताएगा 12 में नहीं पढ़े। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, एक और प्रॉपर्टी छूट गया, ये मिटा दे इसको, फोटो लेना इसका, जल्दी से ले लो। एक और प्रॉपर्टी छूट गया, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वो पढ़ाने के बाद हार्डवेयर का पोजीशन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे तो छुट्टी मिटा दे। Oxidation and reduction। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या चीज है? जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को वो देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या लेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को देगा, उसके बारे में पढ़े। ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है भी। पहले आप समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग के माने क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा? आमतौर पर गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब हासिल करना, एंड itself is reduced। और दूसरा क्या है इसका उल्टा? अगर कुछ समझ सकते हैं क्या होगा बोलिए तो पहले पढ़ दो, समझा रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो गेन करेगा, ये लॉस करेगा, लॉसेस इलेक्ट्रॉन है ना, लिख ही देते पूरा इसको। इलेक्ट्रॉन एंड itself मतलब खुद, itself is oxidized। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या आता है? जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब आप इस सेंस में बताइए आप कि ग्रुप 1 का एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या ग्रुप 7 का एलिमेंट? देखिए इस बिना पर, इस डेफिनेशन के बिना पर आप सही जवाब दे पा रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप 7 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को, बात समझ में आ रही है?
तो जो ग्रुप 1 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी ग्रुप 1 का 2 का एलिमेंट सब कैसा है, सब रिड्यूसिंग एजेंट है ना, खुद हो जाता है क्या, ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन को दे करके। और जो ग्रुप 7 में है, ग्रुप 6 में होगा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो उसका मतलब बोलो कौन है, जब जोड़ के याद कीजिएगा ना प्रॉपर्टी को, तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन या क्लोरीन या फ्लोरीन ये लोग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेटल है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, सब देखो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एलिमेंट है ये सब, तो ये लोग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर देता है। यानी जितना ये मेटल है सब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और जितना गैस है, नॉन मेटल, सब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। आप ये सोच के बताओ, अगर किसी पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट घटेगा ना बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, अप टू ग्रुप 7, अप टू ग्रुप 7। और आप किसी पीरियड में जाएंगे तो घटेगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी में आपको 2-3 एलिमेंट दे दिया, बोलेगा बताओ इसमें किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा है, तो आप देख लीजिएगा कि वो एलिमेंट कहाँ पर पोजीशन में है। पोजीशन चेक करके आप उसके बारे में आराम से बोल पाइएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ रहा है अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं किसी एक खास पीरियड में, और अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो ये बढ़ेगा, सॉरी ये घटेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो क्लोरीन और फ्लोरीन, इन दोनों में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सब बोलिए फ्लोरीन, लेकिन जवाब गलत है, जवाब है क्लोरीन होगा। फ्लोरीन हालांकि ग्रुप 7 में है, लेकिन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, उसको पता सब बच्चा जवाब क्या देगा, क्लोरीन देगा, लेकिन जवाब होगा। जब सवाल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं इसको, बेटा इसका अच्छा दिखा देते हैं, हम मिटा देते हैं इसको, इसका फोटो ले लो। अब बात करेंगे हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में। अगर ये पिछले 2 साल में नहीं आया होगा तो इधर पक्का आएगा, क्या, हाइड्रोजन का पोजीशन इन पीरियडिक टेबल। मिटावे इसको। हम लोग जब डिफेक्ट पढ़ रहे थे टेबल का, जब मेंडेलिव का जब टेबल का डिफेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो हम लोग क्या देखा था उसमें, उसका डिफेक्ट में एक डिफेक्ट ये था कि हाइड्रोजन का पोजीशन, हालांकि वो डिफेक्ट उसका नहीं है, जो मॉडर्न टेबल बनाया उसका भी डिफेक्ट आज तक यही है कि हाइड्रोजन का पोजीशन आज तक डिफाइन नहीं हो सका, आज तक वो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है। उसका कुछ खूबी ऐसा है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट से मिलता है, और कुछ खूबी ऐसा है जो ग्रुप 7 के एलिमेंट से मिलता है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन के बारे में एक अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लिख दे रहे पॉइंट वाइज, आप उसको एग्जाम में कर पाएंगे। पहले हम लिख के हेडिंग देते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ज्यादा सबका 3-3 पॉइंट लिखेंगे, 3-4 पॉइंट करके। पहला इसका वजह, इसको ग्रुप 1 में रखने का। ठीक है, क्या लिखेंगे, रीजन फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 है, ऐसे लिखा, ग्रुप 1 में लिख सकते हैं, ग्रुप 1 है लिखा। तो ग्रुप 1 के साथ, यानी ग्रुप 1 के साथ इसको रखने का क्या रीजन है। पहला सबसे बड़ा वजह क्या, ग्रुप 1 के एलिमेंट का, कि ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब क्या, कि देखिए आमतौर पर बहुत सारा जो एलिमेंट है वो बायवैलेंट, जैसे ऑक्सीजन कभी वैसे में देखे होंगे, वैसे आप ऑक्सीजन को 2 देखे होंगे। सॉरी, मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि उसके आखिरी मदार पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। मोनोवैलेंट का मतलब आखिरी मदार पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है ना, और मास नंबर ही 1 है, तो इसका आखिरी मदार पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा जितना भी मेटलिक एलिमेंट है, लिथियम है और सोडियम, मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, एक लाइन से देखिए लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, सब जो ग्रुप 1 एलिमेंट में, तो ये लोग जब ग्रुप 1 में इसलिए कि साथी मदार पर एक इलेक्ट्रॉन है।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन एक तरह का मोनोवैलेंट एलिमेंट है। क्यों मोनोवैलेंट एलिमेंट है? क्योंकि इसके आखिरी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन है। जितना ही मेटेलिक एलिमेंट है सबके आखिरी पदार्थ जो ग्रुप 1 में है वो सारा हाइड्रोजन का पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, आखिरी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको भी कहा रखा गया। मतलब मोनोवैलेंट का मतलब आखिरी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन, इस आखिरी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप 1 में रहेगा। इसी बिना पर इसको ग्रुप 1 में रखने का एक वजह ये भी है। दूसरा, forms cation like alkali metal। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? जो एलिमेंट ग्रुप 1 में है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। ये जो अल्कली मेटल जितना भी एलिमेंट है जो ग्रुप 1 में है इसका मतलब आखिरी नंबर पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताया था जो ग्रुप 1 एलिमेंट, जो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसका आखिरी नंबर पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा और देकर क्या बनाएगा? केटाइन बनाएगा। तो ये क्या लिखा हम के फॉर्म्स केटाइन। केटाइन बनाता मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। किसकी तरह? अल्कली मेटल की तरह। इसीलिए अल्कली मेटल ग्रुप में इसको इस बिना पर रखा है, क्योंकि जितने भी अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम वगैरह जो भी है, सबके आखिरी नंबर पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे करके केटाइन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बनाता है। ठीक है, इसीलिए कहा रखा गया इसको ग्रुप 1। ठीक है, उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हम लोग देखा कि जितना ग्रुप 1 का एलिमेंट था सब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, है ना, 1 2 का यही बताया। तो बताया ना कि बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी बढ़ता है। तो मतलब क्या ज्यादा अच्छा किसका रिड्यूसिंग एजेंट वो भी है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। तो जितना भी ग्रुप 1 में एलिमेंट है सब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन का आसानी से लॉस करता है। इसीलिए हाइड्रोजन भी एक अच्छा एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होकर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका एक आखिरी और लिख देते हैं, 4 नंबर तो बोल ही दिया, उसी में आ गया। 3 नंबर उसी में आया, 4 उसी में आ गया। इससे आखिरी पदार्थ पर कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। ये कुछ वजह था इसको रखने का ग्रुप 1 में। अब इसका कुछ वजह रखने का ग्रुप 7। इतना लिखिएगा, बहुत ध्यान रख, रीजन तो बहुत सारा है। रीजन 4 हेलोजिन ग्रुप। कितना ग्रुप में जगह तो तुम साफ पहना वो है? हाइड्रोजन ग्रुप में रखा गया, मतलब क्या? ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ रखा गया इसको। मतलब ग्रुप 1 में इसका जगह भी है और ग्रुप 7 में भी इसका जगह है। तो कहीं कहीं टेबल में इसको ग्रुप 7 भी कभी कभी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? सबसे पहला खूबी इसका क्या है कि ये एक तो इट इज अ नॉन मैटर, यानी कि गैस है ये। आप देखिए जो ग्रुप 1 में रखा गया था, ग्रुप 1 में सभी मेटल था, जो वाहिदी का हाइड्रोजन का था गैस था। लेकिन क्या हुआ, उसका कुछ खूबी से मिला था इसलिए उसको वहां रखा गया, लेकिन तो गैस भी तो है। तो जितना बताया था ग्रुप, जितना भी टेबल के बाएं तरफ एलिमेंट है, बाएं तरफ जो एलिमेंट, दाएं तरफ जो एलिमेंट है, जो ग्रुप 7 में, ग्रुप 6 में, सारा का सारा क्या है? गैस है या फिर नॉन मेटल? गैस है, लिक्विड है, या सब क्या एक तरह का नॉन मेटल है। तो ये क्या एक तरह का नॉन मेटल है, यानी कि एक तरह का गैस है। और जितना ग्रुप 7 का एलिमेंट है देखिए कोई उसमें मेटल नहीं है। सॉलिड जरूर है, हाइड्रोजन सॉलिड जरूर है, लेकिन वो मेटल नहीं है। दूसरा खूबी क्या है? फॉर्म्स एनाइन लाइक हेलोजन। हाइड्रोजन ग्रुप का जो एलिमेंट है जैसे क्लोरीन है, जो ग्रुप 7 में जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लें। जब हासिल करेगा तो क्या बनेगा? उसका चार्ज नेगेटिव आएगा, क्या बनेगा? एनाइन बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन जो है उन लोग की तरह एनाइन भी बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हासिल भी करता है।
इलेक्ट्रॉन को हासिल भी करता है, मतलब कि कहीं एक जगह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एक जगह ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यहाँ पर क्या था, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब कि हैलोजन की तरह इलेक्ट्रॉन को हासिल भी करता है। अच्छा, तीसरा क्या, ये एक तरह का डायटोमिक एलिमेंट है। डायटोमिक एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि हैलोजन ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सारा कैसे किस शक्ल में रहता है, हमेशा सारा हमेशा डायटोमिक शक्ल में रहता है। मतलब ऑक्सीजन वगैरह कैसे देखे होंगे, हमेशा ऐसे देखे होंगे, CO2, क्लोरीन, इस तरह का होता है ना। तो हाइड्रोजन आमतौर पर हाइड्रोजन कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, किस तरह का होता है, बात समझ में आ रही है। कभी हाइड्रोजन अकेले, कभी हाइड्रोजन ऐसे नहीं रहता, H हमेशा क्या रहेगा, 2 H मिलकर बनेगा H2। तो हाइड्रोजन कभी भी इस हालत में नहीं रहता, हमेशा वो डायटोमिक, जो हवा में जो हाइड्रोजन की मौजूद यहाँ पर होगा वो किस शक्ल में होगा, इस शक्ल में होगा। लेकिन जो मेटल होता है वो अपन नॉर्मल शक्ल में, अगर मान लीजिए कोई अगर लिथियम है तो लिथियम ऐसे ही रहेगा, कभी भी Li2 कभी नहीं होगा। लेकिन हाइड्रोजन कभी ऐसा रह नहीं सकता, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन सॉल्व करके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, यानी कि डायटोमिक एलिमेंट बन जाएगा। एक तरह का डायटोमिक एलिमेंट बन जाएगा। लाइक हैलोजन लिख देते, लाइक हैलोजन। also reacts with metals to form hydride। हाइड्राइड एक तरह का कंपाउंड है जो आमतौर पर ये हमेशा किसी मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, ये कुछ वजह थी, ये कुछ वजह है जो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया, यहाँ ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप मतलब ग्रुप 7। देखिए अगर ये क्वेश्चन का पॉइंट वाइज दिखाया है, आंसर देखे तो डिटेल में लिखा हुआ है, हम वहां इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आया होगा तो ये आएगा, इसका फोटो ले लेंगे। हो गया, बता दें। अब कुछ थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो नहीं बताया था ना, मेंडेलिव का जो गलती था उसको रेक्टिफाई कौन किया था, मोसले। वो क्या किया था, मतलब कि जो मोसले था, जो मेंडेलिव का जो टेबल का जो प्रॉब्लम था, मेंडेलिव ने क्या किया था, एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था, लेकिन कहीं उसका डिफेक्ट था, कुछ खामी, कुछ खूबी भी था, कुछ खामी भी था। तो जो खामी था वो खामी किस बिना पर था कि उसके टाइम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह का डिस्कवरी उस जमाने में नहीं हुआ था। उसके बाद में आने वाला एक साइंटिस्ट मॉसले, हेनरी मॉसले नाम उसका ना, हेनरी मॉसले, उसने इसके जो गलती को उसे रेक्टिफाई किया, और उसने क्या किया, कुछ किया नहीं, ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ क्या किया, एटॉमिक वेट को बढ़ा करके एटॉमिक नंबर को बेस बनाया। तो अब जो नया टेबल बना वो किस बिना पर बना, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से बढ़ाया गया। जब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर से बढ़ाया गया एलिमेंट को, तो जो गलती मेंडेलिव का देखा था हम लोग, कुछ एलिमेंट को आगे होना चाहिए तो पीछे हो गया, पीछे होना है तो वो आगे हो गया, ऐसा देखा था ना गलती, कि जो एलिमेंट किसमें, वो कौन सा एलिमेंट था, वो हम लोगों का ये कोबाल्ट था, निकिल था, और आर्गन क्रिप्टन एलिमेंट था। ये सारा एलिमेंट क्या था, कुछ एलिमेंट क्या था जो ज्यादा एटॉमिक वेट होने के बिना पर भी वो पीछे था, इससे कम था वो आगे था। लेकिन होना क्या चाहिए था, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो आगे होगा, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पीछे होगा। अगर आप नहीं लिखे हैं तो जरूर वीडियो को नोट करके वो सब बात लिखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन जब मॉसले आया, मॉसले ने क्या किया, इस बात को चेंज कर दिया, थ्योरी को क्या चेंज कर दिया, तो उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया था, इसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, किसने, मॉसले ने। तो मॉडर्न जो टेबल को तैयार किया गया वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तैयार किया गया है। तो जब वो एटॉमिक नंबर को जब बुनियाद बनाया गया है, तो जितना गलती सारा था, सारा गलती अपने आप ठीक हो गया। बात समझ में आ रही है।
अच्छा, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। हाइड्रोजन, इसका अंदर एक खूबी क्या है, जो ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में, ग्रुप 7 में भी है, तो मतलब इसका जगह पोजीशन कंफर्म नहीं, ठीक है ना। तो इसको इस बिना पर इसको लोग बोलते हैं डुअल नेचर का एलिमेंट बोलते हैं, डुअल नेचर। तो पूछता है आपको ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है, या फिर आपका ट्रू फॉल्स में आएगा, या तो फिर एक वर्ड में आएगा कि वो कौन सा एलिमेंट इसका डुअल नेचर होता है, या तो लिखा रहेगा कॉलम 1 में डुअल नेचर, नीचे पर पॉइंट नंबर 4 में लिखा हाइड्रोजन, तो आपको वहां से लाएगा उसमें मैच का क्या आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है। तो हाइड्रोजन के एक नेचर को क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ही बोलते हैं, क्योंकि दो जगह पाया जाता है। उसके अलावा इसका एक खूबी के बिना पर इसको रोगी एलिमेंट ही बोलते हैं, रोगी एलिमेंट। इसका ये नाम खुद मैंने डिलीट दिया था, ये नाम खुद मैंने डिलीट दिया था, रोगी एलिमेंट। क्यों रोगी एलिमेंट बोला इसको, रोगी नहीं, बीमार वाला एलिमेंट नहीं, रोगी एलिमेंट इसलिए बोला इसका डुअल नेचर का खूबी है, इसलिए नाम उसका क्या दे दिया वो रोगी एलिमेंट। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया इसका। उसके अलावा आपसे पूछता है एग्जाम में कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जाम्पल पूछता है, ट्रांजिशन ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में आता है। ऐसे तो एलिमेंट बहुत सारा है ट्रांजिशन, लेकिन जो ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में देता है वो ये एलिमेंट देता है। आयरन है, इसका फॉर्मूला क्या है, Fe। उसके अलावा कॉपर है, इसलिए बोले कभी कभी सिंबल के साथ भी देता है। और एक जिंक है, और कभी कभी कोबाल्ट भी देता है, CO। ये सारा एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। मतलब जो पेपर को साल से हम देख रहे हैं वो ये 4 ही एलिमेंट को दे देता है, दे देगा ट्रांजिशन एलिमेंट, और कॉलम ये 1 नंबर में दिया ट्रांजिशन एलिमेंट, और 7 नंबर कॉलम में दे दिया आपका जिंक। तो फिर आपको वहां से बोलना पड़ेगा कि 1 नंबर पॉइंट 7 नंबर पॉइंट से मैच करता है। ये 4 में से कोई एक एलिमेंट दे सकता है, ठीक। उसके अलावा इनर एलिमेंट, इनर एलिमेंट में कौन कौन शामिल है, हीलियम है, आर्गन है, न्यून है और क्रिप्टन है। ये भी ज्यादातर मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स पे देखा। इनर एलिमेंट का एग्जाम्पल सब कहां पर, सब 0 ग्रुप में है ना। उसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे पहले आपका है रेडियम, उसके बाद आपका है थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल होता है PO, यूरेनियम का U, थोरियम का TH और रेडियम का R है, ठीक है। ये सारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये भी आपको आया था मैच द फॉलोइंग में आता है। मतलब यहाँ ज्यादा जो लिख रहे हैं मैच द फॉलोइंग में, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से लगा देगा। अगर आपने वीडियो वगैरह ले लिया है तो काट के देखिए, आपको अपने आप मालूम होगा, ठीक है। उसके अलावा क्वाइनेज मेटल, हालांकि दिखा दिया है वाला क्वाइनेज मेटल जिसको बोलते हैं, इससे कॉइन बनता है। इससे कौन कौन शामिल है, इसमें आपका कॉपर है,
सिल्वर है और गोल्ड है। जब कहाँ पाया था? ग्रुप 1B पूछता है यहाँ पर ग्रुप 1B में कौन सा एलिमेंट पाया था, या पूछता है क्वांटिटी मेटल कौन सा ग्रुप में पाया था। ठीक, ये हो गया। उसके अलावा कुछ है नोबल मेटल। नोबल मेटल किस सेट से पहले बता लिखा तो समझा रहे। नोबल मेटल में क्या आता है? गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल है, इसका क्या होता है कि इसका एटमॉस्फेयर से मतलब हवा से इसका ताउमुल, इसका रिएक्शन बहुत कम होता है। मतलब ये जो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है या प्लैटिनम होता है, अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत दिन बाद खराब होता है। जैसे हम घर में तांबा छोड़ दिए खुले हवा में तो देखते हैं बस वो कुछ दिन बाद क्या होता है, वहाँ तक ग्रीन कलर का हो जाता है तांबा का, या और भी जो पीतल होता है रंग उसका डिस्कलर हो जाता है। लेकिन गोल्ड वगैरह क्या होता है, गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह क्या होता है, ये मतलब बहुत दिन तक अगर रखे तो खराब नहीं होता। अगर आप गोल्ड रखेंगे तो खराब हो गया, इसका मतलब आपका जो गोल्ड है वो खाद मिला हुआ। ये बात समझ आ रही है? प्योर गोल्ड नहीं है इसका मतलब। प्योर गोल्ड होगा जल्दी खराब नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता है इसीलिए ये सबका ज्वेलरी बनता है। सोना चांदी बोल मतलब वो पायल वायल जो भी बनता है, गला कान का जो भी है, जो ज्वेलरी जो बनता है, जो जेवर बनता है वो इस सब एलिमेंट का बनता है, क्योंकि इसके ऊपर हवा का, बारिश का, मौसम का असर नहीं होता। आप समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जो सिल्वर है और ये प्लैटिनम है, ये अगर मान लीजिए अगर गोल्ड है, अगर कभी गंदा आपका बहुत गंदा मैला हो जाए तो उसको आप घर में साबुन से साफ नहीं कर सकते, तो सुराख दुकान देना पड़ता है, उसको बोलता है धो देना का जेवर धोने के लोग सुनते हैं ना। तो धोने देने का मतलब क्या होता है, वहाँ पर एक तरह का पानी होता है, वो सिर्फ सुनार के पास होता है। आप उस पर यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल आती है। तो वो कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करता है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वो फेमस नाम है उसका नाम है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया। तो वो जो पानी इस्तेमाल करता है उस पानी का नाम है एक्वा रिजिया। उस एक्वा रिजिया में क्या इस्तेमाल करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 एक खास रेशियो में मिलाता है। HCl फॉर्मूला किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। HNO3 फॉर्मूला किसका? नाइट्रिक एसिड का। तो दोनों एसिड को मिलाकर के उसको सोना चांदी को जो भी है वो उसको धोता है। तो किस रेशियो में मिलाता है वो 3:1 रेशियो मिलाता है। 3:1 हमारा मिलाएंगे तो ज्यादा गला देगा सोना अपना, तो देखना तो गल के ऊपर मट्टी जाएगा कुछ। मतलब क्या करता है 3 हिस्सा HCl एसिड लेता है और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड लेता है। इसमें क्या करता है सोना चांदी को धोता है, जब धो के आता है तो साफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अरे बोल भाई। और तो पुराने में कुछ छूटा है। अब अगर कुछ छूटा होगा तो फिर वो जब क्लास में जब वो सवाल जवाब वाला पेपर लेंगे तो उसमें बता देंगे। और हमको लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा है, मेरे ख्याल से हो गया। मेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। अच्छा, इसको मुंह बोल दे रहे। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वही जैसे सब बढ़ रहा है बाएं से दाएं वैसे ही बढ़ेगा। अगर किसी एक पीरियड में बाएं से दाएं जाए तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अप टू ग्रुप 4 मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्या चेंज है? सारे एलिमेंट ग्रुप 7 तक का चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अप टू ग्रुप 4। और अचानक क्या होगा? अचानक फिर घटने लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ग्रुप 1 से 4 तक का क्या है? सबका सब मेटल है, और मेटल को पिघलाना और उसको उबालना, पहले तो उबालना बहुत मुश्किल दूर की बात है, पहले पिघलाना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद क्या ग्रुप 7 में गैस है, गैस को पिघलाना उबालना ऐसी तो बनते रहता है। गैस के ऊपर फ्रीली मूव करता रहता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बाएं के दाएं जाएंगे तो 4 ग्रुप तक वो ठीक बढ़ेगा, मतलब बहुत गर्म करना पड़ेगा। अचानक ग्रुप 4 के बाद वो कम होना शुरू करेगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया। और ठीक है, अगर कुछ और अगर छूटा रहेगा बाकी रहेगा तो क्लास में हम उसको करवा देंगे क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन के लिए कितना पैसा लेके आना बोल देंगे। मेरा ही तो है, सेव कर दो आप इसको।